अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे और अलोंग विद निकोटीनिक रिसेप्टर्स को जब हम देखेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली उसका हिस्सा है उसके मैकेनिज्म का। सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में कवर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स यानी कि ये ऐसे आयन चैनल्स हैं जिनके ऊपर आके जब लिगेंड बाइंड करता है तो वो उनको कंट्रोल करता है, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। अब निकोटीन के केस में निकोटीन भी ऐसा ही एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि निकोटीन जाकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। आज जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो यहाँ पर मेन ये है कि पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये दो निकोटीन जो है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। एन 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 एम एन एम जो होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो एन एन है ये गैंग्लिया पर, ये प्री साइनेप्टिक भी हो सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक बात समझ आ गई है। उसके बाद अब जो मेन बात है वो स्टार्ट करते हैं। जो निकोटीनिक रिसेप्टर होता है वो डिफरेंट सब यूनिट्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, जिसमें से टू अल्फा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है। और जब ये और इनके अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, it consists of these subunits. ये subunits two these 2 3 4 and 5 टोटल 5 subunits होती हैं। अब ये जब निकोटीन इसके साथ अटैच नहीं है तो इसकी कॉन्फर्मेशन कुछ इस तरह की होती है कि इसके दरमियान में चैनल है। ठीक है। और ये पांचों के पांचों सब यूनिट्स ने कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज किया होता है इसके माउथ पे कि ये बंद होता है, चैनल बीच में क्लोज है। अब क्या होगा कि जब आकर निकोटीन इसके ऊपर अटैच करेगा, और अटैच कहाँ करता है निकोटीन, ये टू अल्फा सब यूनिट्स जो है इसकी टू अल्फा सब यूनिट्स पर आकर निकोटीन अटैच होगा। सो यानी कि एक आपके चैनल के ऊपर कितने, दो अल्फा सब यूनिट है तो निकोटीन कितने आके लगे, दो। अच्छा, जब वो दो आकर दो अल्फा सब यूनिट्स पर लग जाएंगे, दो अल्फा सब यूनिट्स एक ही कंफर्मेशन का हिस्सा है। ये नहीं है कि दो डिफरेंट चैनल पर है दो सब अल्फा सब यूनिट्स, नहीं, एक ही चैनल के ऊपर दो अल्फा सब यूनिट्स हैं। ओके। सो जब आकर इसके ऊपर निकोटीन बाइंड करेगा तो उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी और उसकी कंफर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। जब चैनल ओपन होगा तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि सोडियम जो है, सोडियम इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब विद इन द सेल मूव करता है। ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने यहाँ पर ये पढ़ा हो कि पोटाशियम के मतलब जब ये चैनल ओपन होगा तो वहाँ पर पोटाशियम का भी रोल आएगा, तो मैंने मेंशन नहीं किया था। तो इसकी वजह क्या होती है, ज़्यादातर सोडियम को मेंशन किया जाता है। एग्जैक्टली जिन्होंने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। ये सोडियम अंदर आता है, इस चैनल के थ्रू सोडियम की इनफ्लक्स होगी और पोटाशियम की इफ्लक्स, पोटाशियम। ओके। सो पोटाशियम की इफ्लक्स। लेकिन क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा, उसका जो नेट फोर्स है वो सोडियम आयंस की ज़्यादा है, दैट्स वाई जब किसी चीज़ की नेट फोर्स ज़्यादा हो जाए तो दूसरी चीज़ पे हावी हो जाए तो वो डोमिनेंट फैक्टर आ जाता है उस केस में। तो इस वजह से यहाँ पर सोडियम का इनफ्लक्स जो है वो डोमिनेंट हो गया बिकॉज ऑफ नेट फोर्स ओवरऑल उसकी ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ सोडियम इनफ्लक्स को मेंशन कर दिया जाता है। अगर किसी बुक में सिर्फ सोडियम इनफ्लक्स मेंशन है तो उसकी ये रीज़न है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब सोडियम इनफ्लक्स होगा तो सोडियम करवाएगा डीपोलराइजेशन। ठीक है। इसने क्या करवा दी, डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन पे जाने से पहले बात आती है कि क्या दोनों एन एन और एन एम दोनों इस तरह से ही एक्ट करते हैं। तो आंसर इज कि यस, दोनों का जो एक्ट करने का तरीका है, वे ऑफ मैकेनिज्म है, वो दोनों का सेम है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एन एन और एन एम में
थोड़ा डिफरेंस है। इसके अब डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया गया कि पहले आपको पता है कि जब हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं तो लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन पे, तो इसमें एन और एम एक्सपेरिमेंट किया गया और पहले हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन दी। इसी तरह एसिटाइल कोलिन के बाद डिफरेंट एगोनिस्ट प्रोवाइड किए, डिफरेंट एगोनिस्ट जो हैं वो दिए गए, तो कोई खास एक्शन में दोनों में फ़र्क ना आया, उसने दोनों को ही आइदर एक्टिवेट किया या दोनों को ही डीएक्टिवेट किया। सो मतलब अब तो दिखने में ऐसा लगा कि कोई चेंज नहीं है, बट एट द एंड एक ऐसा एंटागोनिस्ट दिया गया जिस एक ऐसा एंटागोनिस्ट दिया गया जिसने इस गैंग्लिया को तो ब्लॉक किया लेकिन इसको ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, इसको ब्लॉक कर दिया उसने, लेकिन इट wasn't able to block NM. Okay, give me a second, मैं आप लोगों को नाम भी उसका बता देती हूँ ताकि आप लोगों को हेक्सामिथोनियम। हेक्सामिथोनियम ने क्या किया कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो गैंग्लिया पे प्रेजेंट थे उसको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट थे उसको उसने ब्लॉक नहीं किया। सो दैट्स मीन कि एट द एंड अब कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि इसका स्ट्रक्चर उसके साथ तो बिल्कुल फिट, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई लिगेंड रिसेप्टर के साथ टोटली उसकी स्ट्रक्चर जो है आपस में अलाइंड हो जाते हैं और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होती है उतना ही ज़्यादा उसका एक्शन होता है। सो दैट्स मीन कि उसने इसके साथ तो बाइंडिंग कर ली, इसके साथ वो बाइंडिंग ना कर सका, इसके साथ ना कर सका। ठीक है, अब हुआ क्या, एज अ अब यहाँ से पता चला कि दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ फर्क है, हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ से क्या हुआ कि अगर हम कभी गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिस तरह अभी हम लोगों ने देखा कि हेक्सामेथोनियम था, वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट ही था, वो देते हैं तो वो इनहिबिट कर देगा रिसेप्टर्स को, कौन से, जो कि गैंग्लिया पे प्रेजेंट है, बट वो इफेक्ट नहीं करेगा जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट हर तरह का नहीं, कुछ स्पेसिफिक, जिस तरह अगर हम लोगों ने इससे पहले दिखा, मैंने आपको बताया भी कि स्टडी किया तो पहले एनएम और एनएम पे एक जैसा इफेक्ट आ रहा था, जब हेक्सामेथोनियम दिया गया तो उसने डिफरेंस शो किया। सो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट हर तरह का ऐसा नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अब आपको मैंने शुरू में बताया कि जो गैंग्लिया पे प्रेजेंट है वो आइदर प्री साइनेप्टिक पे हो सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि डिपेंड्स कि कौन से ऑर्गन पे बात करें और कौन से ऑर्गन पे, ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गन है, लाइक यहाँ पर हम मसल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक, स्मूथ मसल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक जो है वो नर्व्स होती हैं। तो जब सिंपैथेटिक नर्व्स होंगी तो दैट्स मीन कि सिर्फ और सिर्फ जो सिंपैथेटिक था, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट ने आकर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक किया। पैरासिम्पैथेटिक के नर्व्स ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ सिंपैथेटिक ही, सिंपैथेटिक नर्व्स का काम क्या था, कंस्ट्रिक्शन करना, मसल कंट्रैक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में लिख रही हूँ कंट्रैक्शन। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन जो है इसका काम था मसल कंट्रैक्शन करना। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट ने आके सिंपैथेटिक नर्व्स पे जो सिंपैथेटिक नर्व्स की जो गैंग्लिया थी उसके ऊपर उसने ब्लॉक कर दिया कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, तो कंस्ट्रिक्शन जो है वो स्टॉप हो गई। जब कंस्ट्रिक्शन स्टॉप हो गई तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपका मसल जो है वो रिलैक्स हो गया। ठीक है, सो हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट को एज अ मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। अब
चले जाते हैं वापस से हम अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बात डीपोलराइजेशन पे खत्म कर दी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि डीपोलराइजेशन जो है वो आगे क्या फर्दर वहां पर होता है, ये देखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स की मुझे बहुत परफेक्ट मैं नहीं यहाँ पे बना रही, सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। ठीक है, दिस इज एक्सॉन, दिस इज सेल बॉडी, अब होता क्या है, जब भी अब मैं सिर्फ इस पोर्शन यहाँ से अब मैं इस पोर्शन को जो आपको बता रही हूँ कि अब होगा क्या, ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट है और ये जो आप ये हमने बनाया इसको, इसका यहाँ पर इस साइड पे ये बना है। ठीक है, इसको आप अल्फा स्टार से शो कर देते तो ये आपका स्टार वाला है। अब जो आपका ये प्री साइनेप्टिक है, दिस इज प्री साइनेप्टिक एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, अब मैं प्रॉपर लिखने में टाइम नहीं करी लगा रही, आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग मेंशन कर लेना जब अगर आप नोट्स बनाते हो। दिस इज प्री साइनेप्टिक एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब होता क्या है, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है, जब व्हेन एवर यहाँ से प्री साइनेप्टिक से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, वो आएगा एक्शन पोटेंशियल की वजह से, जो ये है वेसिकल है, ये जाकर फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ और यहाँ से एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देगा साइनेप्टिक स्पेस में, साइनेप्स। जब ये यहाँ पर रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद आपकी पोस्ट साइनेप्टिक जो है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट पे यहाँ पर रिसेप्टर है निकोटीन का, निकोटिनिक रिसेप्टर। अच्छा, अब जब ये जाकर यहाँ पर बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा। अब यहाँ पर मैं एसिटाइल कोलिन इसलिए कह रही हूँ कि निकोटीन जो होता है वो स्पेशली उन्हीं लोगों में होता है जो निकोटीन को कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो अगर वो निकोटीन लेंगे तो फिर यहाँ पर अगर निकोटीन आ जाएगा, निकोटीन जो है वो जाकर इसके ऊपर बाइंड करेगा। इन केस की पेशेंट जो है, पर्सन जो है वो निकोटीन ले रहा है, अगर वो निकोटीन को कंज्यूम कर रहा है तो ये जाकर निकोटीन रिसेप्टर पर बाइंड कर देगा और बाइंड करने के बाद आपको पता है कि ये उसको डिसेंसिटाइज कर देता है, उसको फर्दर उसका एक्शन स्टॉप कर देता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन को फिर वो बाइंड नहीं होने देगा उस पर और उसको ब्लॉक कर देगा। इसी वजह से ये एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट दोनों तरह का एक्शन परफॉर्म करता है निकोटीन। पहले क्योंकि उसको स्टार्टिंग में उसको ओपन करेगा, चैनल को स्टार्टिंग में जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, लेकिन देन आफ्टर सम टाइम उसको ब्लॉक कर देगा। और जो आपकी एसिटाइल कोलिन है वो सारी यहाँ पर साइनेप्टिक स्पेस में ही कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो होता है उस केस में जब ये निकोटीन पेशेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा हो। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जब डीपोलराइजेशन होगी, जब सोडियम जो है वो उसका इन्फ्लक्स होगा। ओके, अब सोडियम का इन्फ्लक्स समझाने के लिए, डीपोलराइजेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ से बात ले जा रही हूँ नेक्स्ट पर। हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने ये चीज जहन में रखनी है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मैं सोडियम वन सोडियम इज एंटर, तो क्या होगा वो चीज समझाने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ आगे। अब होता क्या है कि ये कह लो आप ये सेल की आउटसाइड है, ठीक है, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड ऑफ सेल। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। अभी पहले से एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, अब यहाँ पर दिस इज -70 मिलीवॉट, इज -70 मिलीवॉट क्या है, रेस्टिंग स्टेज।
जब यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोई भी जब -70 मिलीवॉट पर होगा तो वो रेस्टिंग स्टेज है, उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है कि अब इस स्टेज पे, रेस्टिंग स्टेज में जो आयंस हैं, क्योंकि हम सोडियम आयन की बात करें तो उनका क्या सूरत हाल है आउटसाइड और इनसाइड द सेल, वो आपको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो इनसाइड द सेल होता है उसके अंदर सोडियम आयन इनसाइड द अंदर की साइड पर सोडियम आयंस हैं, लेकिन अब आप देखो होता क्या है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन भी है, अलॉन्ग विद क्लोराइड आयन भी है, प्लस इसके अंदर इनसाइड कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो भी इनसाइड होती हैं। अब आउटसाइड को देख लेते हैं। आउटसाइड पे पोटेशियम है, सोडियम है, प्लस क्लोराइड है। ठीक है, अब आप देखो तो आउटसाइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को आप कैंसिल आउट कर दो। अब नेगेटिव चार्ज इधर 1 है और उधर 2 है, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2। सो नेगेटिव चार्ज रेस्टिंग स्टेज पर अंदर ज्यादा है। ठीक है, और बाहर की साइड पर क्या चीज ज्यादा है, बाहर की साइड पे क्या चीज हावी है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो 2 है और नेगेटिव चार्ज कितना है, 1। सो रेस्टिंग स्टेज में आउटसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से ये देखो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे भी प्री साइनेप्टिक ड्रॉ किया, और इसी तरह यहाँ पर भी प्री साइनेप्टिक का मैं एंड ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, अब यानी कि डेंड्राइट्स के एंड पर जो है प्री साइनेप्टिक नर्व्स जो हैं वो नर्व एंडिंग आ रही हैं। अब वहां से यहाँ से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी आप कह लो कि आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, और यहाँ से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। अब ये बताने का मकसद ये है कि आपका जब ये आएगा तो आप ये इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, सोडियम की वजह से, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की कोशिश कर रहा है। ये जो चार्जेस का डिफरेंस है उसको कम करने का हो रहा है, ट्राई हो रही है। तो अब यहाँ पर आप इसको कह लो कि ये एज अ करंट है। ठीक है, यहाँ से ये जो मैसेज लेकर आया है, यहाँ से जो मैसेज यहाँ जा रहा है, इसको सिंपल आप एक कह लो कि एक करंट है। अभी इसके यहाँ इस करंट के यहाँ पर आ जाने से डेंड्राइट से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर पहुंच जाने से करंट के एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जितना आपका ये डेंड्राइट जो है ये एक्सॉन से दूर होगा, उतनी ही चांसेस कम है कि उसकी वो लाया हुआ सिग्नल जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे। यानी कि अगर आपका ये वाला जो है दिस वन, इसको मैं सारे टिक से कर रही हूँ तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जो सिग्नल यहाँ से आएगा उसके चांसेस ज्यादा है एक्शन पोटेंशियल के जनरेट करने के एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है आपका ये एक्सॉन, जब आपके एक्सॉन के पास आ जाएगा मैसेज सिग्नल, उस टाइम पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब इस चीज को क्लियरली समझाने के लिए ये देखो, अभी तक क्या था, रेस्टिंग स्टेज -70 पे था। बास का जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है, अगर सिग्नल पे डिपेंड करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ पे। अगर सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया तो यहाँ पर आप ये कह लो कि इस पोजीशन पर जाना है और दरम्यान में 0 मिलीवोल्ट। बास का क्या होता है कि एक ही मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि आपका यहाँ से डायरेक्ट आपकी पीक यहाँ पे पहुंच जाती है। सो दैट्स मीन कि उसने अब, और यहाँ पर आप थ्रेशोल्ड कह लो 55 मिलीवोल्ट, 60। अब हम क्योंकि हम लोग न्यूरोमस्कुलर को कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट 60 लिखती हूँ, उसका थ्रेशोल्ड जो है वो 60 है। ओके, सो थ्रेशोल्ड 60 है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि वंस ये जो आपके जनरेट हुई डीपोलराइजेशन की एक आप कह लो एक इम्पल्स जनरेट हुई, वो वंस इट रीच द थ्रेशोल्ड, जब एक दफा उसने थ्रेशोल्ड को पहुंच गई तो फिर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ना दरमियान का कुछ नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल जब भी जनरेट होना है उसने यहाँ पर चले जाना है -30 पे, और जब भी जाएगा वो -30 पे पीक पहुंचेगी। ये नहीं होगा कि उससे कम पे हो, उससे ज्यादा पे हो। यानी कि ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, या तो सब कुछ या तो फिर कुछ भी नहीं। सो
once your impulse will reach या depolarization will reach depolarization, इसको हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि once the difference will reach to -60, that is threshold, तो आपका action potential generate हो जाएगा. लेकिन अब होता क्या है कि अब ये कह लो कि ये तो आपको मैंने एक सिंपल समझा दिया. अब यहाँ से आपने ये देखना है कि लेट्स से कि सोडियम आयन जो है वो अंदर आया, ठीक है. अब सिग्नल वीक है, सोडियम आयन अंदर आए, और सोडियम आयन क्योंकि आपका जो निकोटीन रिसेप्टर्स हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है. एक्साइटेटरी का वर्ड यहाँ पर मैं यूज करी तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि अगर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आई इम्पल्स, तो क्या होगा कि अब ये कह लो कि ये -70 से यहाँ पर चली गई, यानी कि -70 से यहाँ तक आ गया. अब यहाँ तक आने का मतलब ये है कि आपके थ्रेश होल्ड जो कि 60 था थ्रेश होल्ड में, और 70 के अंदर, अब यहाँ से इससे आपने देखना है कि आपका 60 के दरमियान डिफरेंस कितना कम हो गया. अगर आप इसको ये लिख के चलते हो कि इस इम्पल्स ने 70 से बात ऊपर कर दी, तो जो थ्रेश होल्ड और आपकी जो डीपोलराइजेशन -30 की स्टेज है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया एज कम्पेयर टू 60 के. तो ये जो इतना सा भी फर्क पड़ा, ये जो इतना सा भी फर्क पड़ा, यानी कि डिफरेंस कम हो गया ना. अब पहले -70 और 30 के बाद में के बीच में बात थी, अब ये -55 से लेकर -30 के बीच में बात चली थी, तो डिफरेंस कम हो गया. अब यानी कि जो एक आप ये कह लो कि एक फोर्स है वो कम लगानी पड़ेगी फर्दर आगे. अगर हमने एक बॉल थ्रो करना है और अगर आपको एक दूर के डिफरेंस से बॉल थ्रो करना पड़े, तो चांसेस कम है कि आपका गोल तक आपका बॉल जो है वो पहुंचेगा. लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आपको कहते हैं कि आपने आपको एज अ फेवर मिल रही है और आप थोड़ा डिस्टेंस कवर करके कुछ स्टेप्स आगे चले जाओ और आपने वहां से अब बॉल जो है उसको गोल में डालने की कोशिश करनी है, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप करीब जाने की वजह से आप बॉल को उसके गोल उसके कोर्ट में डाल सको. सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस में कमी आई, इस चीज को कहते हैं, ठीक है. इसे ये क्योंकि एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स आया ना, एक्साइटेशन, और हमने अभी बात की थी कि जो न्यूरॉन्स जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दे और एक्साइटेटरी. सो इस चीज को कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. अच्छा, और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है, ये आपस में जितना होता है ना कि कुछ चीजें आपस में जितनी ज्यादा होंगी उनका आपस में कलेक्टिव इफेक्ट आएगा. सो अब यहाँ पर पिछली वाली में आप देखो कि यहाँ से भी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स जा रहा है, यहाँ से भी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स जा रहा है, और सेम इसी तरह इस पोजीशन से भी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स जा रहा है. सो यानी कि अब कलेक्टिवली इनका पोटेंशियल जनरेट करने का चांस ज्यादा हो जाएगा. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि अगर, और इसी तरह अगर इम्पल्स यहाँ से, अगर यहाँ से मैंने कहा था जो करीब से उसके चांसेस ज्यादा हैं जनरेट करने के. सो अब बात क्या है कि आइदर कलेक्टिवली या फिर आपकी जो पीछे से सिग्नल आया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसने आपके थ्रेश होल्ड को रीच कर लिया. जब थ्रेश होल्ड को यहाँ पर रीच किया तो दैट्स मीन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. मैं ऊपर ले जा रही हूँ क्योंकि उसने उसको, मैंने आपको भी बताया था कि जब थ्रेश होल्ड जनरेट हो जाता है तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना ही होना है. सो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो यहाँ पर ये जो अभी शो कर रही है ये चीज, ये स्टेज, ये क्या है, डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन क्या हुई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस कम होना है. डिफरेंस कम किस तरह होगा, जब पहले आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा था. अब इसका, अब यहाँ पर आप देखो अब -30 आ गया, -30 पे चला गया. दैट्स मीन कि अब इनसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा. अब इनसाइड पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा. उसकी रीजन क्या है, अब उसकी रीजन ये है कि वंस सोडियम चैनल इज ओपन, एक दफा जब सोडियम चैनल ओपन हो गया तो सोडियम क्या करता है, बहुत तेजी से, सोडियम बहुत तेजी से आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव करता है.
क्योंकि एक तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रीजन है, ठीक है, और दूसरा ये कि अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये बहुत तेजी से सोडियम जो है आयंस अंदर मूव करेंगे, और उसके कंपैरिजन में इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पोटाशियम चैनल भी होते हैं। और पोटाशियम जो है, पोटाशियम चैनल देर से ओपन होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि पोटाशियम चैनल जो है जिस टाइम पे सोडियम चैनल ओपन हुआ है उसके साथ बिल्कुल ही पोटाशियम चैनल ओपन नहीं होगा। पोटाशियम चैनल थोड़ी देर के बाद ओपन होता है, ठीक है। अभी उसकी ओपनिंग जब होगी, जब तक तो जब उसकी ओपनिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि जब तक पॉजिटिव चार्ज अंदर जो है वो ज्यादा हो गया होगा। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो गया होगा तो पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब पॉजिटिव जब अंदर हुआ ज्यादा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल था वो रीच कर गया -30 पे, -30 मिलीवॉट पे। अच्छा, अब जब ये रीच वहां पर कर जाता है तो अब एक टाइम आता है कि सोडियम चैनल जो हैं, सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब क्लोज हो जाएंगे, I should use black. सोडियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएंगे तो अब सोडियम का इन्फ्लेक्स अंदर आना स्टॉप हो जाएगा। अब आपने याद रखना है कि सोडियम अब अंदर आना स्टॉप हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि लेकिन क्योंकि पोटाशियम चैनल जो है जिस तरह ये ओपन देर से हुआ था, ये इसी तरह क्लोज भी देर से होगा। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ यहाँ से आता रहेगा। उसके बाद दोबारा क्या होता है कि यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दोबारा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज दोबारा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर बात है वो डीपोलराइजेशन के टोटली ऑपोजिट हो गया, तो उसको हम वहां पर कहते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में पीक वापस डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा, इसलिए ये नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आके मैंने रोक दी। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बताना है कि होता क्या है कि रेस्टिंग स्टेज क्या थी। रेस्टिंग स्टेज थी कि जिसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। और हर चीज जो है वो चाहती है कि वो अपनी रेस्टिंग स्टेज पे जाए, क्योंकि उसकी स्टेबल फॉर्म है ना, तो वो चाहती है कि वो रेस्टिंग स्टेज पे चली जाए। सो अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होने का मतलब ये है कि चैनल्स बंद होने के अलावा भी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ चैनल कुछ ना कुछ हद तक स्लोली जो वॉल के अंदर से भी सोडियम और पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करेंगे, यहाँ तक कि दोबारा से रेस्टिंग स्टेज जो है वो ऑब्टेन हो जाए। बल्कि एक स्टेज ये आती है कि वो रेस्टिंग से भी नीचे चला जाता है, यानी कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है, -90 तक चला जाता है। तो वो रेस्टिंग स्टेज से भी नीचे चला गया, लेकिन फिर वो खुद को बैलेंस आउट कर लेगा और वापस से जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे चला जाएगा। ये नहीं है कि वो जो है वो नीचे ही रहेगा, -90 पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो रेस्टिंग से वापस दोबारा ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब ये जो रीपोलराइजेशन हुई, इसका मतलब यहाँ पर इस सारी बात का मतलब क्या है कि जब सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ, ये किस पोजीशन पे हुआ था, यहाँ पर। ये मैंने आपको शुरू में कह दिया था ना कि जब एक इनफ आफ्टर, चाहे वो सिग्नल स्ट्रांग हो या आफ्टर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ EPSP, ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हो, जब वो कलेक्टिवली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, तो एक्शन पोटेंशियल ने इस पॉइंट से जनरेट होना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और बहुत तेजी से एक्शन पोटेंशियल जो है ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एज अ रिजल्ट न्यूरो जब अगर हम NM की बात करें, NM जो है उसके केस में क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल कंट्रैक्शन करवाएगा, किसकी, मसल्स की। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है ना वो, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होगा एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगी, मसल मसल कंट्रैक्शन होगी, यानी कि मसल वर्क इंक्रीज कर गया। इस वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो NM की जो भी हम NM को एक्टिवेट करें, उसके एगोनिस्ट हैं, उनको हम कहते हैं कि वो मसल पावर प्रोवाइड करें। क्या, मसल पावर। अब इसके कंपैरिजन में NM का क्या सीन है कि NN वो क्योंकि वो गैंग्लिया पे हैं, और आपको पता है गैंग्लिया पे क्या होता है,
कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा और वहां से वो रिलीज करवाएगा फर्दर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि जिस तरह अब आपको पता है जिस तरह पिछले में अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब एक्शन पोटेंशियल आया था यहाँ से तो उसने एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाया था ना। इसी तरह इस केस में जब एन का केस है, यानी कि जो गैंग्लिया में प्रेजेंट है निकोटिनिक रिसेप्टर, उनके केस में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा और यहाँ से केमिकल सब्सटेंस को वेसिकल को उस जिसमें वेसिकल में वो स्टोर हुआ है उसको फ्यूज करवाएगा मेम्ब्रेन के साथ और उस केमिकल सब्सटेंस की को रिलीज करवा देगा। ठीक है, अब पॉइंट कि